हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। हमने एथिक्स और इंटीग्रिटी के बारे में जाना है और आज हम जानेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एप्टीट्यूड को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एप्टीट्यूड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एप्टीट्यूड को हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल स्किल या एबिलिटी है जिससे कि जो कोई व्यक्ति है एक पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। जब वो बहुत छोटे रहते हैं तभी से बड़े अच्छा गाना गाते हैं। कुछ लोग बड़े आसानी से डांस कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो और भी क्रिएटिव जो फील्ड्स हैं जैसे राइटिंग है या और भी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साइंस में बड़े अच्छे होते हैं, मैथ्स में बड़े अच्छे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बच्चों में शुरू से पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं बेसिकली एप्टीट्यूड। ये जो एप्टीट्यूड होता है इसको कई बार हम टैलेंट भी कहते हैं या नेचुरल गिफ्ट भी कहते हैं। हम कहते हैं भाई ये आदमी बड़ा टैलेंटेड है, क्योंकि वो जब वो उस काम को करता है तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है और बहुत ही आसानी से कर पाता है। तो जब कोई आदमी किसी काम को आसानी से और बेहतर तरीके से कर दे तो हम उसको कहते हैं कि वो टैलेंटेड है। तो ये जो एप्टीट्यूड होता है वो कुछ कुछ इंटेलिजेंस की तरह होता है। जैसे कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है, वैसे ही एप्टीट्यूड भी एक तरीके की एबिलिटी होती है, लेकिन जो इसका स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है। जनरली जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम मेंटल फील्ड की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि जब कोई आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जबकि एप्टीट्यूड का जो एरिया है वो उससे ज़्यादा वाइड है। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे किसी आदमी को स्केचिंग का एप्टीट्यूड हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कंपोजिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है या फिर स्पीकिंग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एप्टीट्यूड के दायरे में आती हैं और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप कोई टेस्ट बना लें। जैसे कि आपका जो आईक्यू है वो तो एक आईक्यू टेस्ट से मेज़र हो सकता है, लेकिन जो पेंटिंग की एबिलिटी है वो कैसे मेज़र की जाएगी, वो तो तभी मेज़र होगी जब आप पेंटिंग बनाएंगे और जब उसको लोग पसंद करेंगे। अब हम जानेंगे कि एप्टीट्यूड जो होता है और जो एबिलिटी लोगों की होती है इसमें कोई फ़र्क होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, जो एबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि हम किसी जॉब को कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमारी एबिलिटी क्या है, वो एबिलिटी जो होती है हमारी कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी जॉब होती है। जबकि एप्टीट्यूड जो होता है वो काफ़ी हद तक इनहेरेंट होता है। तो जो एप्टीट्यूड है वो फिजिकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है और इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारे अंदर एक पोटेंशियलिटी की तरह रहता है। पोटेंशियलिटी का मतलब यह है कि इसका एक पोटेंशियल है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो तब तक नहीं बाहर आएगा जब तक आप इसको मेहनत से पॉलिश नहीं करोगे और इसको डेवलप नहीं करोगे। इसको हम एक बीज की तरह मान सकते हैं कि जैसे एक बीज होता है, वो बीज अपने में खुद पेड़ नहीं बन जाता है। वो बीज को आपको नर्चर करना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके वो नर्चर करता है और वो एक फसल बन के तैयार होती है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो एक पोटेंशियलिटी की तरह हमारे अंदर रहता है, जिसको कि हमको नर्चर करना पड़ता है, तभी वो जा करके डेवलप हो पाता है। जो एबिलिटी है वो जब चीज़ डेवलप हो गई, जब फसल तैयार हो गई, तो हम उसको कहते हैं एबिलिटी। तो एबिलिटी को हम कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है या जो हमने लर्नेड स्किल एक्वायर की हुई हैं अपने एटीट्यूड या एप्टीट्यूड के डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं एबिलिटी। तो एबिलिटी जो है वो डेवलप्ड स्टेट है और जो एप्टीट्यूड है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट है या हमारी एक पोटेंशियलिटी है। अब हम जानते हैं कि जो एप्टीट्यूड होता है और सक्सेस होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं वो टैलेंट के साथ में पैदा होते हैं, लेकिन वो अपने को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते कि वो बहुत सक्सेस को पा पाएँ। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसमें कि 1.25 अरब लोग रहते हैं, 125-130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हम कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम एक्सेल नहीं कर पाते हैं। जैसे साइंस है, स्पोर्ट्स है, ऐसे फील्ड में हम एक्सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन वो उस एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं कर पाते हैं। और जब तक उसको आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने को शो नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके मुकाबले में कोई व्यक्ति जो है अगर मान लिया डेवलप कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैदा हुआ है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने को डेवलप करने में और अपनी जो कला है, अपना जो टैलेंट है उसको निखारने में, और इस तरीके से वो कामयाबी को प्राप्त होते हैं।
तो जैसे अगर हम बात करें कि मान लिया सिंगिंग की बात करें, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा गा सकते हैं, बचपन से ही उनके अंदर एक टैलेंट होता है, अच्छा गा सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, या वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, या वो ऐसे काम में होते हैं कि जिसमें कि गाने की उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब मान लिया आप कंप्यूटर साइंस में हैं, या मान लिया कि आप जो है कोई क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, तो आप गाने की कला को विकसित नहीं कर पाते हैं। वहीं पे एक दूसरा आदमी है जिसके अंदर उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, ऐसी फैमिली में है कि जहाँ पे उसको सिंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और वो रोज़ रियाज़ करता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने टैलेंट को ज़्यादा विकसित कर पाएगा और वो ज़्यादा सफलता को पा पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को राइट इन्वायरमेंट में ले जाएं और उसके ऊपर फिर मेहनत की जाए, तब जा कर के हम ज़िंदगी में सफलता को पा सकते हैं। अब ये जो एप्टीट्यूड है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एप्टीट्यूड होता है। अब जैसे कि अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कुछ कैटेगरीज में डालें तो जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, म्यूज़िकल का एप्टीट्यूड होता है, क्लरिकल है, आर्ट है, स्कॉलरिस्टिक है, लॉ का एप्टीट्यूड होता है, कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे लॉयर होते हैं, टीचिंग है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, वर्ड फ्लुएंसी और स्पेशल रिलेशनशिप एप्टीट्यूड्स। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों का एप्टीट्यूड होता है। ये इतना ज़्यादा स्पेशलाइज है कि जैसे ये कहना ही काफ़ी नहीं है कि स्पोर्ट्समैन का कोई एप्टीट्यूड होगा, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग टाइप का एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। जो एप्टीट्यूड आपको क्रिकेट में सक्सेस दिलाएगा, वो एप्टीट्यूड आपको टेनिस में सक्सेस नहीं दिलाएगा। तो हर गेम के लिए आपको एक अलग टाइप के एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। और इसलिए जब कोई भी आदमी सेलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में, तो जनरली क्या होता है कि कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट बनाए जाते हैं जिससे कि उसकी जो है एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट को हम डिफाइन अगर करें तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी कैंडिडेट की जो एबिलिटी है उसको एक स्पेशल टास्क के हिसाब से मेज़र करने का। कहने का मतलब होता है कि अगर हमें कोई काम किसी से करवाना है तो वो इस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको मेज़र करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं जिसको कि सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और जब वो उसको फॉलो करते हैं तो उसके बाद में जो उनका स्कोर आता है उस स्कोर को हम कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस कैंडिडेट का ज़्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जनरली ये माना जाता है कि आपको प्रायर नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का इनहेरेंट जो है एबिलिटी है जिसको कि एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से मेज़र किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो करीब करीब जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें इनहेरेंट एबिलिटी के साथ में जो आपने सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस की है, उसका भी मेजरमेंट साथ साथ में होता है। और आप अगर कैट दे रहे हैं या जीआरई जीमैट दे रहे हैं तो ये सारे ही एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, और जब आप तैयारी करते हैं तो आप इन एप्टीट्यूड टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप के टेस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये आपको क्या करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स दिए जाते हैं, फिगर्स दिए जाते हैं, चार्ट्स दिए जाते हैं, और उसके बेसिस पे आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि आप नंबर्स के साथ में कैसे प्ले कर पाते हैं, नंबर्स के रिलेशनशिप को कैसे समझ पाते हैं, उसका टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट। दूसरा है वर्बल रीजनिंग टेस्ट। वर्बल रीजनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई किताब पढ़ी या आपने कोई मैगजीन पढ़ी या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, तो उसका जो मैसेज है, वो जो मैसेज है जो ऑथर कन्वे करना चाहता है उसको कितनी आसानी से जो है आप उसको समझ पाते हैं, ये आपका वर्बल रीजनिंग टेस्ट में कवर होता है। इसी तरीके से जो थर्ड है वो है सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। अगर आप किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम में फंसते हैं या आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस सिचुएशन से कैसे आप बाहर आएंगे, उसके लिए टेस्ट दिए जाते हैं केस स्टडीज़ के माध्यम से, और उनको हम कहते हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसके अलावा जो होते हैं एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें जो है कैंडिडेट जो है उसको पैटर्न्स दिए जाते हैं और उन पैटर्न्स के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको निकालनी होती है, बजाय इसके कि वर्ड्स दिए जाएं या फिर उसको नंबर्स दिए जाएं,
उनको पैटर्न्स दिए जाते हैं और उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बीच में जो लॉजिक है, वो उनको निकालना होता है। उसी तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट होते हैं जो कि बेसिकली आईक्यू टेस्ट की तरह होते हैं और उसमें आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है और इसके भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। इसी तरीके से एक टेस्ट होता है मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट, जिसमें बेसिकली आपकी जो है इंजीनियरिंग नॉलेज का टेस्ट होता है, खासतौर से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज का टेस्ट होता है और इसको जो है अक्सर टेक्निकल जॉब्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कि अलग अलग जॉब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक कि जो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो दिया जाता है वो भी कहा जा सकता है कि एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके माध्यम से टेस्ट किया जाता है कि आप सिविल सर्वेंट्स अच्छे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो आप अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड और एबिलिटी में क्या फ़र्क होता है और कैसे जो है हम एप्टीट्यूड को एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है वो समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे अगर इस तरीके के कोई सवाल आपको यूपीएससी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों हमने एप्टीट्यूड के बारे में जाना और हमने ये जाना कि एप्टीट्यूड जो होता है एक तरीके का टैलेंट होता है, एक तरीके की इनहेरेंट एबिलिटी होती है या एक तरीके का गिफ्ट होता है लोगों के बीच में, जिससे वो एक पर्टिकुलर टाइप के जो काम होते हैं उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि जो एप्टीट्यूड होता है उसको हमें पॉलिश करना पड़ता है, हार्ड वर्क से मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के वो एबिलिटी में डेवलप होता है। और जो नौकरियां होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो अक्सर जो लोगों का सिलेक्शन करते हैं वो ये देख के करते हैं कि उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है। तो सिविल सर्विसेज के लिए एक टेस्ट बनाया गया जिससे वो ये टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करने का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। उसी तरह मैनेजमेंट कॉलेजेस में या मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती हैं जिनके अंदर उस तरीके का एप्टीट्यूड होता है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में और सारी दुनिया में लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास में पावर होती है, पैसा होता है। और इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर रहा है या बनना चाहता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 2000 साल से भी पहले प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्चूज़ के बारे में बताया था। ये जो 4 कार्डिनल वर्चूज़ या क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। ये जो है उन्होंने अपनी जो डिस्कशन किया था अपनी किताब में गुड सिटी और गुड एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, उसके अंदर जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो है 4 वर्चूज़, ये 4 क्वालिटीज़ जो हैं किसी भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। और ये जो है केवल सरकारी जो महकमे में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ही नहीं, बल्कि इवन जो कॉरपोरेट कंपनीज में काम करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका जो काम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उसको अक्सर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्सर परसुएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्सर उसको एक टीम बनानी पड़ती है, उनको इंस्पायर करना पड़ता है, एक लीडर की तरह काम करना पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सके। तो आज हम जानेंगे कि ये जो 4 कार्डिनल वर्चूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो कार्डिनल वर्च्यू है उसको हम कहते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस को हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं विजडम। तो विजडम और प्रूडेंस क्या चीज़ होती है? देखिए, जैसे कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या होती है और लोग क्या चाहते हैं। देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है और जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की इमेज होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आदर्श जो राज्य होगा या राष्ट्र होगा उसके अंदर आदर्श व्यक्ति पाए जाएंगे और आदर्श नेता पाए जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से कोई ऐसा राष्ट्र होता है जहाँ पे आदर्श लोग मिलें। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको जिन लोगों के साथ में चलाना है और जिन नेताओं के अंडर में रह करके आपको चलाना है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उनको समझेंगे तभी आप जो डिसीजन लेंगे जिससे कि वो सारे के सारे सेटिस्फाई हों और रिजल्ट को आप प्रोड्यूस कर सकें। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखता है, उसके पास जो भी नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है
और वो जानता है कि कौन से प्रिंसिपल्स को, कौन सी नॉलेज को किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारा रिजल्ट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको अचीव कर सकें। तो अगर आप एक टैक्स कलेक्टर हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस रास्ते पे चलें या कौन से प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करें कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो आ जाए। इसी तरीके से एक जो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो ये जानता है कि हम किस रास्ते पे चल करके क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पूरी थ्योरी पे जाएंगे तो आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंटली और वाइसली इस्तेमाल करेंगे तो आप क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे या टैक्स इवेजन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर ये विजडम होती है कि जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो और देश की उन्नति हो सके। दूसरी जो क्वालिटी जो प्लेटो ने बताई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर, वो होती करेज, साहस। देखिए, साहस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अब मान लीजिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, और आपके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका काम क्राइम कंट्रोल करने का है। अब आप जब भी कोई भी एक्शन लेंगे किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ में या कोई भी जो लॉ ब्रेकर है उसके खिलाफ में एक्शन लेंगे, तो आप नेचुरली जो है एक तरीके से एक एनिमी क्रिएट कर रहे हैं, एक दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको हार्म कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं और आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो वो भी आपके एनिमी हो जाते हैं। एक जो टैक्स कलेक्टर होता है, जब किसी टैक्स इवेडर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनके खिलाफ में जब रेड करता है तो वो कोई खुश नहीं होते हैं, वो भी उनके खिलाफ में एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और उनको हार्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका जॉब आसान नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसा जॉब नहीं है कि आप अपने स्वयं अपने पेन से करें और उससे लोगों पे असर ना पड़े। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उससे बहुत लोगों पर असर पड़ता है, और जिस पे भी एडवर्स असर पड़ता है वो आपके एनिमी हो जाते हैं। और इस वजह से करेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें कि आप लोगों को दुश्मन बनाते हैं, और उसके लिए आपका करेजियस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो क्वालिटी प्लेटो ने बताई उसको उन्होंने कहा टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब देखिए क्या होता है कि हमारे जो टेम्पर्स हैं, हमारा जो इमोशंस है, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास बड़ी सारी पावर्स रहती हैं। वो किसी का भला भी कर सकता है, किसी का बुरा भी कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पावर होता है वो अक्सर आदमी के दिमाग को करप्ट कर देता है। तो पावर का इस्तेमाल बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी में किया जाए, अक्सर जो है उसका लोग इस्तेमाल अपने बेहतरी में करने लगते हैं और अपनी डिज़ायर्स और पैशन को वो सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और पावर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपकी रेपुटेशन को और ये ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब करती है, उसको बर्बाद कर देती है। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो टेम्प्ट नहीं होता है कि अपने पावर का मिसयूज़ करे, उसको कोई लालच नहीं होता है, वो जो है किसी चीज़ के आगे भ्रमित नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो है कि जिसका अपने भावनाओं पे और अपने पैशंस पे, डिज़ायर्स पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो पावर का मिसयूज़ होगा, और इसी तरीके से जो इमोशंस हैं वो भी आपको सही डिसीजन लेने से रोकते हैं। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो टेम्परेंस की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बैलेंस बना करके लाइफ में चल सके। चौथी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, वो होती है जस्टिस। देखिए, एक जो आम आदमी होता है उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजुडिसेस होते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं, चाहे उसके चेहरे मोहरे की वजह से, चाहे उसकी जाति की वजह से, चाहे उसके धर्म की वजह से, चाहे उसके जेंडर की वजह से। तरह तरह के ऐसे कारण होते हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नापसंद करते हैं। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो सबको बराबर नज़रों से देखेगा। अब आपको ये समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो भी एक आम आदमी होता है, उसी सोसाइटी से आता है, उसके भी अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस होते हैं। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो उस समय ये ज़रूरी है कि आपको जस्टिस हो, न्याय करें आप। और जो न्याय आप करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबको आप बराबरी की तरीके से ट्रीट करें। आप किसी को ना तो बहुत पसंद करें ना नापसंद करें। आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं, पर्सनल जो प्रेजुडिसेस हैं, उनको दरकिनार करके
आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से, सिर्फ फैक्ट पे, बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, उस बेसिस पे आप डिसीजंस लें। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सबके साथ न्याय करता है, इसीलिए अगर वो कठिन से कठिन फैसला भी लेता है तो लोगों को उस पर विश्वास रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें कोई पर्सनल उसका इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल उसका बायस नहीं है, वो उन्हीं के इंटरेस्ट में किया गया है, इसलिए उसके जो टफ डिसीजंस होते हैं उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्चूज़ हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, ये क्या इनहेरेंट होती हैं या हम इसको डेवलप कर सकते हैं? तो इस मामले में जो उनके शिष्य थे प्लेटो के, एरिस्टोटल, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कोट कहा था जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक्सेलेंस इज एन आर्ट वन बाय ट्रेनिंग एंड हैबिचुएशन। वी डू नॉट एक्ट राइटली बिकॉज वी हैव वर्च्यू और एक्सेलेंस, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. जो लोग एक्सेलेंट होते हैं वो अपनी एक्सेलेंस जो होती है वो एक कला है जिसको कि हम ट्रेनिंग करके और हैबिट के माध्यम से हम उसको डेवलप करते हैं। देखिए, जो एक आम आदमी होता है वही कहता है भाई ये आदमी भला है इसलिए अच्छे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है कि जो आदमी अच्छे काम करता है, हमेशा अच्छे काम करता है, वो आदमी एक भला व्यक्ति बन जाता है। अगर आप बुरे काम पर करेंगे तो आप बुरे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। जो काम हम बार बार करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हर बार अगर अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, और अगर आप बुरा काम करेंगे तो बुरे आदमी बन जाएंगे। इसी तरीके से ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये जो वर्चूज़ होते हैं, जो प्लेटो ने बताया 4 कार्डिनल वर्चूज़, ये इनहेरेंट कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार इसको डेवलप करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम ये चीज़ें बार बार करते हैं और हमेशा ये करते हैं, तब जा कर के ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, और हम वैसे ही बन जाते हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज आपने ये समझा होगा कि ये जो 4 कार्डिनल वैल्यूज़ हैं, ये किसी भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपके अंदर वर्चूज़ नहीं है या ये वैल्यूज़ नहीं है तो आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम जानेंगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली किस तरीके की क्वालिटी या किस तरीके की वर्चूज़ की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ या वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से करीब करीब हर साल इस टॉपिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और जो भी क्वालिटी सिविल सर्वेंट्स के अंदर चाहिए वो आज हमने करीब करीब कवर की हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ लें। और अगर कोई डाउट्स आपको रहते हैं तो डाउट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हम देंगे उसकी आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको इन तरीके के क्वेश्चंस को लिखने में सुविधा हो। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है सिविल सर्वेंट के अंदर वो होनी चाहिए इंटीग्रिटी। नो, इंटीग्रिटी जो होती है उसका मतलब केवल ईमानदारी नहीं होती है कि आप जो है पैसा ना लें, आप करप्ट ना हो, तो आपके अंदर एक इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब ये भी होता है कि जो आपके मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको आप स्टिक करें, और आपका जो करेक्टर है उसके अंदर एक साउंडनेस हो, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रिटी है वो सिर्फ पैसे से कनेक्टेड नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। और इंटीग्रिटी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। इंटीग्रल मतलब कि जैसे आप अपने अंदर जुड़े हुए हैं, इंटीग्रल है, आप जो सोचते हैं वही करते हैं, वही कहते हैं। और दूसरा, आप सोसाइटी से भी कनेक्टेड हैं, सोसाइटी से भी इंटीग्रेटेड हैं, तो आप उनकी भावनाओं को भी, उनके विचारों को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। जो पहला डायमेंशन है वो है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि आप पैसे के मामले में बिल्कुल ईमानदारी बरतें। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पैसा करप्शन के माध्यम से ना बनाएं, इलीगल तरीके से पैसा ना बनाएं।
दूसरा है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। कई बार लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। देखिए, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जिस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है उस काम के बारे में आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है। आपने मेहनत करके अपने अंदर वो एबिलिटीज़ बनाई हैं कि एक अच्छे एसपी की तरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह, या इनकम टैक्स कमिश्नर की तरह, या कस्टम कमिश्नर की तरह, या और भी किसी सिविल सर्वेंट की तरह आप काम कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि आप पैसा नहीं ले रहे हैं इसलिए आपके अंदर इंटीग्रिटी है। आपको जो काम दिया गया है उसको भी बेहतरीन तरीके से आपको करना आना चाहिए। ये भी एक सिविल सर्वेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। उसके बाद में जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। बहुत से लोग जो है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी उनके अंदर नहीं होती है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का देखिए क्या मतलब होता है। पहला तो एक चीज़ ये है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए सेम स्टैंडर्ड रखें। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई दूसरों को ईमानदार रहना चाहिए, तो हमें भी ईमानदार रहना चाहिए उनके साथ में। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमसे झूठ ना बोलें, तो हमको भी उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए लोगों के लिए और हमारे अपने लिए। दूसरा ये है जो इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी है, उसका मतलब ये होता है कि जब हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट करें, या किसी व्यक्ति के बारे में जानें, या किसी सिचुएशन के बारे में जानें, तो वो हमारा अपना असेसमेंट हो। मतलब हम अपने दिमाग से उसको समझें, अपने जजमेंट से उसको समझें, ना कि किसी और ने कह दिया कि भाई ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, तो हमने उसको मान लिया। हमारा अपना असेसमेंट क्या है। तो हमने एक असेसमेंट हर एक के बारे में जो करें वो हमारा ईमानदारी का असेसमेंट हो। और अगर हमें कोई उसके बारे में नई बात पता चलती है तो हम उस असेसमेंट को स्वयं इम्प्रूव भी करें। ये भी जो है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की निशानी है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी हम डिसीज़न लें उसमें किसी डर की वजह से या किसी टेम्पटेशन की वजह से हमारा डिसीज़न अफेक्टेड नहीं हो। देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन ऊपर से प्रेशर है, या हम सोचते हैं अगर हम ये डिसीज़न लेंगे तो बॉस नाराज़ हो जाएगा या कोई दूसरा व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा, हम डर जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से प्रलोभन से भी हमको नहीं डिसीज़न पे फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम अगर ये करेंगे तो शायद हमको ये फ़ायदा मिल जाए, शायद हमारा बॉस खुश हो जाए, शायद हमें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। तो हमें फियर और टेम्पटेशन दोनों से बच के रहना है, और दोनों का असर नहीं होना चाहिए हमारे डिसीजन पे। हमारा डिसीजन बिल्कुल फेयर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है सिविल सर्वेंट के अंदर वो होती है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी प्रेजुडिसेस हैं हमारे अंदर, उन प्रेजुडिसेस को अपने डिसीजन मेकिंग पे ना पड़ने दें। देखिए, हम किसी जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, जेंडर के हो सकते हैं, या हमारा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, या हमारी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उन सारी चीज़ों की वजह से हमारे कुछ प्रेजुडिसेस बन जाते हैं। आखिरकार हम इंसान हैं तो हमारे कुछ ना कुछ प्रेजुडिसेस होंगे। लेकिन जब हम एज अ सिविल सर्वेंट काम करते हैं तो उस समय जो है जो भी हम डिसीजन लें वो प्योरली मेरिट करें, उसमें कोई भी हमारा प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, और हमें किसी भी बाहरी जो फैक्टर्स हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तीसरी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि हर एक सिविल सर्वेंट को होनी चाहिए वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो पॉलिटिशियंस के बड़े क्लोज होते हैं, वो करीब करीब नेता ही बन जाते हैं। वो पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में जब पॉलिटिशियंस उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अपना मकसद सिद्ध करने के लिए, तब वो कहते हैं साहब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करना एक सिविल सर्वेंट को बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो नेता होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो वोट के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। अगर उनको वोट ना मिले तो वो बाहर हो जाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरियां होती हैं कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करना है। लेकिन जहाँ तक एक सिविल सर्वेंट है, वो जब आ गया तो उसका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इस सब से उसकी सैलरी पे, प्रमोशंस पे, किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको गवर्नमेंट ने इतनी सिक्योरिटी दी हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में ना जुड़ें, और जो भी डिसीजन लें वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, कानून संगत डिसीजन लें, और देश के हित में डिसीजन लें। चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी से अलग है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो उसको उचित लगता है वो डिसीजन ले। जैसे अगर आपका कोई इंट्यूशन होता है, आपने देखा किसी आदमी को, आपको लगा यार ये आदमी जो है इसने क्राइम किया है, ये आदमी इनोसेंट है,
तो ये आपका व्यक्तिगत थॉट है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब आप कोई डिसीजन करें एज अ सिविल सर्वेंट तो आपको ऑब्जेक्टिव होने की ज़रूरत है। और जब आप ऑब्जेक्टिव हैं तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन आपका होगा वो फैक्ट्स पे, एविडेंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, डाटा पे, या जो इन्फॉर्मेशन से रिकॉर्ड पे अवेलेबल उसके बेसिस पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने पर्सनल बायसेस, प्रेजुडिसेस, इन सब की वजह से कोई भी डिसीजन करें। तो जो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं उसको आप हमेशा जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस वजह से आपने डिसीजन लिया। सब्जेक्टिव डिसीजंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने दो लोगों को देखा और उनके बिहेवियर से आपने सोचा कि भाई ये चोर है, ये सही है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आपने क्यों डिसीजन लिया, तो आप क्या कहोगे? आपके पास कोई रीज़न नहीं है। तो आपके जो सब्जेक्टिव डिसीजंस उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस आप हमेशा जस्टिफाई कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव डिसीजन हर व्यक्ति के अलग अलग होंगे। जितने लोगों से पूछोगे हर व्यक्ति एक के बारे में अलग अलग राय देगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस हैं वो सबके एक होंगे, इसलिए उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्वालिटी एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए वो है पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेशन। देखिए, जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जो होता है वो अपने को प्रधान सेवक कहता है, तो सिविल सर्वेंट तो उससे नीचे ही आते हैं। तो सिविल सर्वेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उसको देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। अब कई बार लोग कहते हैं भाई इससे क्या फ़ायदा है। आप देखिए, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है या अमीरतम लोगों में जो लोग हैं उसमें जैसे बिल गेट्स ही हैं। अब बिल गेट्स के पास में अरबों खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों की सेवा करते रहते हैं और अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो लोगों की सेवा करने में लगाते हैं। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आपको किसी गरीब या नीडी जो आदमी होता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करके उसके चेहरे पे स्माइल करने में, उसकी ज़िंदगी में खुशी भरने में आता है, वो आपको कहीं भी नहीं आ सकता है। और इस वजह से जो बड़े से बड़ा जो अमीर आदमी होता है, जब वो सुख की तलाश में आता है, खुशी की तलाश में आता है, तो वो लोगों की सेवा करता है। लेकिन एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है पब्लिक की सेवा कर सकते हैं और आपको एक डिसेंट सैलरी भी मिल रही है साथ साथ में। तो ये आपका एक अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो किसी ऑर्डिनरी, किसी बिजनेस जैसा नहीं है कि जहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका काम है वो देश की सेवा करना है, और देश की सेवा करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। और इसी वजह से ज़रूरी है कि जब हम काम करें तो हमारा जो स्पिरिट होना चाहिए वो होनी चाहिए जनता की सेवा या पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट जो क्वालिटी है जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए इम्पैथी की फीलिंग। इम्पैथी का मतलब देखिए क्या होता है कि हम अपने को दूसरे की जगह रख करके उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकें। अब जैसे कि आप एक टैक्स कलेक्टर हैं तो आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें। क्या आप टैक्स पेयर जो है उसकी जगह पे अपने को रख करके ये महसूस कर सकते हैं कि आपके एक्शन से उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एम्पैथी की। जब हम अपने को एक कॉमन सिटीजन की तरह, एक कॉमन टैक्स पेयर की तरह, एक कॉमन व्यक्ति की तरह उस जगह पर रख करके महसूस कर सकें कि वो क्या चाहता है, और उस हिसाब से जब हम काम करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छे सिविल सर्वेंट जो हैं वो साबित होते हैं। तो सिविल सर्वेंट जो है उसको चाहिए कि वो दूसरों के साथ में अपने को महसूस कर सके, अपने को कनेक्ट कर सके, और अगर उसके अंदर ये क्वालिटी एम्पैथी की रहेगी तो वो हमेशा नेचुरल तरीके से इस देश का और पब्लिक की सेवा कर सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो सिविल सर्वेंट्स में खास तौर से इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है, वो है क्वालिटी टॉलरेंस की। देखिए, जो हमारा देश है वो बड़ी विविधता का देश है। यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के धर्म हैं, कल्चर हैं, उसी तरीके से हमारे ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशंस हैं। एक ही सोसाइटी में कितने टाइप के ट्रेडिशंस हैं, और अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, अगर आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। एक अच्छा जो सिविल सर्वेंट होता है वो किसी भी धर्म से, जाति से या लैंग्वेज से या किसी कल्चर से वो जो है अफेक्टेड नहीं होता है। अपना चाहे उसका जो भी धर्म हो, जाति हो, कल्चर हो, वो सारे डिफरेंट कल्चर्स का सम्मान करता है, डिफरेंट लोगों की भावनाओं को समझता है, और इस तरीके से जो उसके काम होते हैं वो सर्वहित में होते हैं। और ये एक क्वालिटी जो है टॉलरेंस की जो क्वालिटी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, कि हम सिर्फ अपनी बात को सही ना समझें, बाकी सबकी बात को भी
सही समझें और सबको समझ करके, सबको समाहित करके कोई भी काम करें। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है हमारा जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर एक कॉम्पेशन होना चाहिए, जो कमज़ोर तबका है या जो वीकर सेक्शन है। देखिए, जो हमारे देश की जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से हज़ारों साल तक इस सोसाइटी का एक तबका ऐसा था, बहुत बड़ा तबका ऐसा था, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ, जिसको कि आगे उठने का मौका नहीं मिल पाया, और ऐसे लोग जो है बहुत पीछे रह गए। तो जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस जो तबके के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें, उस तबके की जो फीलिंग्स है उसको आप महसूस कर सकें, उसकी तकलीफ़ों को आप समझ सकें, और जब आप उनकी तकलीफ़ों को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो आप बहुत ही नेचुरल तरीके से उनकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तकलीफ़ हटाने के वजह से आपकी अपनी तकलीफ़ें कम होंगी। और ये मतलब होता है कॉम्पिटिशन का, कि हमारे जो पैशन है वो कॉमन हो, मतलब हम साथ साथ किसी के दर्द को महसूस करें। तो जो कॉम्पेशन है वीकर सेक्शन के लिए, ये एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, हर सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम सर्विस और दूसरों की हेल्प नेचुरल तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि वो जो भी डिसीज़न ले, वो क्यों लिया डिसीज़न, इसका जिक्र जो है वो फाइलों में हो, लोगों को पता हो कि भाई हमने ये डिसीज़न लिया, क्यों लिया, ताकि कोई भी आदमी जब चाहे ये देख सकता है कि मैंने अगर डिसीज़न लिया है तो वो क्यों लिया गया है, किस बेसिस पे लिया गया है। उसके बाद में जो सिविल सर्वेंट है उसको लॉयल होना चाहिए, उसकी लॉयल्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लोगों के लिए, और हमेशा उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। किसी भी अच्छे सिविल सर्वेंट को ओबीडियंट होने की भी ज़रूरत है, उसको जो है जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और जो उसके सुपीरियर्स हैं जो उसको ऑर्डर देते हैं उसको भी उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए, सिविल सर्वेंट जो है वो कोई डिक्टेटर नहीं होता है, उसके पास में कोई इनफाइनाइट पावर नहीं होती, वो एक सिस्टम का पार्ट होता है, और उस सिस्टम की जो मर्यादाएं हैं उसको उसको निभानी चाहिए। सिविल सर्वेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जो डिसीजन कर लिया अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके जो डिसीजंस हैं उसको जनता सवाल उठा सकती है, मीडिया सवाल उठा सकता है, जुडिशरी सवाल उठा सकता है, और यहाँ तक कि जो आपके सीनियर्स हैं वो भी उस पर सवाल उठा सकते हैं। और इस वजह से जो भी हमने डिसीजन लिया उसके लिए हमको अकाउंटेबल होने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो सिविल सर्वेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है करेज ऑफ कॉन्विक्शन। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे अंदर बड़े ऊंचे ऊंचे विचार होते हैं, ऊंचे ऊंचे आदर्श होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हम डिसीजन लेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कोई उससे नाराज़ हो जाएगा, कोई हमारा दुश्मन बन जाएगा, कहीं पे हमारा कोई व्यक्तिगत तौर पे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हम अपने डिसीजन लेने में सक्षम नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। तो इसलिए एक जो सिविल सर्वेंट है उसके अंदर करेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेज के बिना बाकी मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो करेज होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कन्विंस हैं कि आपको ये करना चाहिए तो आप उसको करें, चाहे उसका जो भी अंजाम हो। नेक्स्ट क्वालिटी जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए वो है परसीवेरेंस। परसीवेरेंस का मतलब होता है कि आप गिव अप ना करें, हार ना मानें। जैसे एक चींटी होती है वो लगातार लगातार चलती रहती है अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, उसी तरीके से हमें जब तक हमारा मकसद अचीव ना हो तब तक हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। इसी तरीके से सिविल सर्वेंट्स के अंदर एक बहुत कमिटमेंट होना चाहिए। देखिए, बिना कमिटमेंट के इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपका काम है, उसके लिए आपका कमिटमेंट होने की ज़रूरत है। आप अपने प्रिंसिपल के लिए इतने कमिटेड हों कि उसको ना छोड़ें, चाहे उसका जो भी अंजाम हो। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए, और बिना कमिटमेंट के कोई भी बड़ा मकसद जो है वो हासिल नहीं किया जा सकता है। सिविल सर्वेंट्स के अंदर जो एक और भी बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस का मतलब ये होगा कि आप हर आदमी के लिए फेयर हैं, हर आदमी को आप बराबर ट्रीट करते हैं। लेकिन जब जस्टिस की बात आती है तो जस्टिस के दो पहलू हो जाते हैं, एक तो आपने क्या फैसला किया, और दूसरा आपने जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है उसको आपने फॉलो किया कि नहीं किया।
तो एक जो सिविल सर्वेंट है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको भी वो फॉलो करे, ताकि जस्टिस केवल किया ना जाए बल्कि दिखाई भी दे कि हाँ न्याय किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने समझा कि जो एक सिविल सर्वेंट है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और कौन कौन सी क्वालिटी जो है हमको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बना सकती हैं। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं और ये जो चैप्टर है इससे अक्सर जो है सवाल आते हैं और हमारे को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ जो है सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने की भी प्रेरणा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनको जो एक आम जनता है वो बड़ी इज्जत की नज़र से देखती है या उनको इमिटेट करती है या उनको फॉलो करती है। और अगर उनके अंदर चरित्र नहीं है या मॉरलिटी नहीं है तो पूरे देश के जो लोगों का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं बन सकता है। इसीलिए जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर हाई लेवल ऑफ मॉरलिटी या चरित्र की ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप्स की और कौन से लेवल्स की मॉरलिटी होनी चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ पब्लिक मॉरलिटी। यॉर्क बिलबर्न, ये जो है एक डायरेक्टर हैं ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ पब्लिक मॉरलिटी। ये जो आर्टिकल था उन्होंने इसमें 6 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी जो है और एथिक्स जो है जो पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिसर्स में होनी चाहिए, उसका उन्होंने जिक्र किया था और इसको वर्ल्ड वाइड जो है फॉलो किया जाता है और इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो 6 लेवल्स हैं वो क्या है? बेसिक ऑनेस्टी एंड कंफर्मिटी टू लॉ, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस ओरिएंटेशन एंड प्रोसीजरल फेयरनेस, ethics of democratic responsibility, ethics of public policy determination and ethics of compromise and social integration। तो आज हमें ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो है बेसिक ऑनेस्टी एंड कंफर्मिटी टू लॉ। देखिए, जो बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो अपने को लॉ से ऊपर समझने लगते हैं क्योंकि वो खुद लॉ इन्फोर्स करते हैं। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमें कौन सवाल करेगा। ये जो है उचित नहीं है, क्योंकि एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है आपको एक आम जनता से ज़्यादा जो है वो एथिकल और मॉरल होने की ज़रूरत है। विल्बर्न ने इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे आर मॉरली बाउंड जस्ट लाइक अदर पर्सन। जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही उनको मॉरल्स को फॉलो करना चाहिए, उनको हमेशा सही बोलना चाहिए, उनको अपने प्रोमिसेस को रखना चाहिए, उनको लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों की प्रॉपर्टी की केयर करनी चाहिए और उनको जो लॉ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उनको फॉलो करना चाहिए। उनका ये मानना था कि कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो पर्सनल लाइफ में मॉरल एथिकल नहीं है तो वो पब्लिक लाइफ में भी मॉरल या एथिकल नहीं हो सकता है। इसलिए जो उसके डे टू डे कंडक्ट हैं, छोटी छोटी जो उसकी बिहेवियर्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो एथिक्स और मॉरलिटी होनी चाहिए और आम आदमी से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताया वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो पब्लिक सर्वेंट है उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो उसके डिसीजंस हों या जो वो काम करे उसमें उसकी जो पब्लिक लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पब्लिक सर्वेंट हो उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके साथ में उसकी ऑफिशियल डीलिंग हो। उसको किसी अपने जो रिश्तेदार नातेदार हैं या अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको किसी ऐसी कंपनी में नौकरी पे नहीं लगवाना चाहिए जो कि उसके कंट्रोल में आती हैं या उसके जुरिसडिक्शन में आती हैं। उनके जो प्रोसीजर्स हों उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, चाहे वो वेंडर का सिलेक्शन हो, चाहे किसी का अपॉइंटमेंट होना हो। और मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें उनका कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई परिचित हो, उसको फ़ायदा पहुंच सकता है उनके डिसीजन से, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि
अपने बॉस से कह के किसी दूसरे व्यक्ति को उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लगा दें ताकि उनको फेवरेटिज्म का चार्ज नहीं लग सके। अब जैसे मान लिया आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में हैं और एक नौकरी के लिए किसी का सिलेक्शन होना है और आपका रिश्तेदार भी जो है उस नौकरी के लिए आवेदन किया है और आप इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपके डिसीजन से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में चाहे आप जितने भी फेयर हों, ये एलिगेशन लगना लाजमी है कि आपने अपने रिश्तेदार का फेवर किया। तो इस समय सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपने को उस इंटरव्यू बोर्ड से बाहर रख लें। उस व्यक्ति के इंटरव्यू के लिए या तो अपने बॉस को आप रिक्वेस्ट कर दें या अपने किसी कोलीग को रिक्वेस्ट कर दें जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करे, ताकि आप जो हैं उसके ऊपर फेवरेटिज्म का कोई चार्ज ना लग सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई वो कहा कि सर्विस ओरिएंटेशन जो है पब्लिक सर्वेंट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए और प्रोसीजरल फेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, प्रजातंत्र होता है, उसमें जो लोग होते हैं उन्हीं के पास में असली पावर होती है। वही जो होते हैं राजा होते हैं, वो एमएलएज या एमपीज का सिलेक्शन करते हैं जो कि मिनिस्टर्स बनते हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हम जब सर्व करते हैं उनको, तो हम कानून के माध्यम से जनता को सर्व करते हैं क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, ना कि हम उनके मालिक हैं। और अगर आप अपनी जो नौकरी है उसको एक सर्विस की स्पिरिट से करेंगे तभी जो है आपको एज अ सिविल सर्वेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अपने को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरों की सर्विस में अपने को आप अर्पित कर दीजिए। देखिए बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं जैसे बिल गेट्स हैं, जिनके पास में अरबों खरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, उनको उससे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि उनके पास कितने अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है, बल्कि वो जब प्रॉपर्टी को आम जनता की, गरीब जनता की हेल्प के लिए करते हैं तब जाकर के उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है या खुशी मिलती है। और जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको तो अपॉइंट ही इसीलिए किया गया है कि वो देश की सेवा कर सकें, जनता की सेवा कर सकें, और उसके बदले में उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, सैलरी मिलती है, उसको एक तरीके से उनको ऑनरेरियम की तरह ट्रीट करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है इसलिए वो ईमानदार नहीं रह सकते। क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपका मैक्सिमम जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। लेकिन जब आप सेवा की भावना से भी काम करें तो कानून को तोड़ करके ना करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए जो न्याय है वो सिर्फ न्याय करना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्याय सही रास्ते पे चल करके किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम कहते हैं जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो सीन टू बी डन। तो लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई जस्टिस किया जा रहा है, और ये तभी लोगों को लगेगा जब हम प्रोसीजर्स को, रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। इसलिए हमें प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो ये है कि हमें डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना है। केवल आपका काम ये नहीं है कि आप कानून का पालन कराएं, बल्कि आपको ये भी देखना है कि कानून का पालन इस तरीके से किया जाए कि लोगों का भला हो। देखिए कई बार क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आती है कि अगर हम कानून का अक्षरशः पालन करें तो लोगों का नुकसान हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है कि पॉलिटिशियंस और एक सिविल सर्वेंट के बीच में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो वोट के लिए ऐसा काम करते हैं जो कि पॉपुलर हो, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि कानून संगत हो। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप काम कानून के दायरे में करें, लेकिन ऐसा काम करें जिससे कि लोगों का जो एस्पिरेशंस है और उनकी जो विल है, उनकी जो इच्छा है, वो भी उसके अंदर समाहित हो। एक सिविल सर्वेंट को एक आइवरी टावर में, अपने महल में, अपने घर में ही नहीं रहना चाहिए, उसको आम जनता के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसके बाद में ही जो है उसको कोई काम करना चाहिए। उस जितना क्लोज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी उम्मीदों को, उनके विचारों को आप उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे और उतने ही अच्छे आप सिविल सर्वेंट साबित होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ उन्होंने बताई वो है एथिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन। देखिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो केवल कानून का पालन नहीं करते हैं, वो कानून को बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो जनरली सिविल सर्वेंट्स ही उसको जो है ड्राफ्ट करते हैं
और सिविल सर्वेंट उसको मंजूर करते हैं और उस प्रोसेस के बाद में ही वो कानून बनता है। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करें, लेकिन जब लॉ का जब बनाए जाते हैं तो उस समय भी उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून है वो देश के लार्जर इंटरेस्ट में हो। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनका जो इंटरेस्ट होता है लिमिटेड होता है, उनका पीरियड भी 5 साल का होता है और हर 5 साल बाद उनको लोगों के सामने जाना है, और इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो जाति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो या रीजन के हिसाब से हो, वो उसको खुश करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट है उसका ये दायित्व है कि जब कोई भी कानून बनाया जाए, कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए, तो उसमें सारे लोगों का हित उसमें शामिल हो, इस तरीके का उसको कानून बनाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि वो एक रिगरस प्रोसेस से उसका सिलेक्शन हुआ है, उसकी नौकरी सिक्योर्ड है और उसको कोई ऐसा खतरा नहीं है कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो अगर अनपॉपुलर भी हुआ, लेकिन अगर वो लार्जर इंटरेस्ट में हुआ तो उसमें सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए जो सिविल सर्वेंट है उसको जो भी पॉलिसी बनाए उसको देश हित का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। छठी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो थी एथिक्स ऑफ कंप्रोमाइज एंड सोशल इंटीग्रेशन। इसके अंदर जो है विल्बर्न ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि कंप्रोमाइज रादर देन स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल इज मॉरल। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि साहब प्रिंसिपल पे खड़े रहना ही मॉरलिटी है और कंप्रोमाइज़ जो है वो बड़ी ख़राब चीज़ है, लेकिन विल्बर्न का ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि उन्होंने बताया, उसको एक्सप्लेन किया कि विदाउट कंप्रोमाइज देयर विल बी डिस्कॉर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन रादर देन इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अगर हम समझौता नहीं करते हैं हालात के हिसाब से, तो जो सोसाइटी है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, हार्मोनी उसके अंदर नहीं रह पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए, सोसाइटी के अंदर अलग अलग तबके होते हैं और हर एक आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो चीज़ एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाती है, हो सकता है वो दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाती हो। आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते जिससे सब आदमी का बराबर फ़ायदा हो। और अगर आपने पॉलिसी ऐसी बनाई अपने प्रिंसिपल के हिसाब से और उसमें आपने सारे सेगमेंट ऑफ जो है सोसाइटी के उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपके पॉलिसी से बजाय इसके कि देश का भला हो, उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जब सोसाइटी के आपस में अलग अलग सेगमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सोसाइटी का पतन होगा, ना कि सोसाइटी का उत्थान होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के हर तबके को ऐसा लगना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा जा रहा है। एक बार ऐसा कहा जाता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इधर वी शुड ग्रो टुगेदर और वी ग्रो अपार्ट। और इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी का जो हर तबका है वो साथ में ग्रो करे, ताकि वो एक साथ मिल करके रहें, बजाय इसके कि आपस में वो लड़ाई करें। तो एक अच्छा जो सिविल सर्वेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करके रखे, ताकि जो सोसाइटी है उसके अंदर ऐसा ना लगे कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये आज सीखा कि ये जो 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं या स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छे सिविल सर्वेंट्स के अंदर। ये क्वालिटी होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं आप हर बार सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात करें, आपको जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी समझना चाहिए, हर सेगमेंट का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्टीमेटली देश का उत्थान हो, लोगों का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।